लौह पुरुष, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो तस्वीर आती है उस महान शख्सियत का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल जिन्हें अखंड भारत देश का शिल्पी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज इस वीडियो में नजर डालेंगे सरदार पटेल के जीवन पर और जानेंगे उनके जीवन के कई सारे पहलू। जानेंगे कि कैसे राजनीति से कन्ही काटने वाले पटेल बन गए देश के सबसे प्रमुख नेता और कैसे गांधी जी की नीतियों का उपहास करने वाले पटेल बन गए सबसे बड़े गांधीवादी नेता। जानेंगे आज हम इस वीडियो में। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाहड़ियाड़ में जन्मे सरदार पटेल अपने पिता जावेर भाई पटेल की 6 संतानों में से चौथी संतान थे। किसान परिवार में जन्मे पटेल बचपन से ही पढ़ाई में तेज। सरदार पटेल को अपने विद्यार्थी जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। प्राथमिक शिक्षा अपने गांव करमसद से करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सरदार पटेल पेटलाद के स्कूल में भर्ती हो गए। 1893 को मात्र 18 वर्ष की आयु में सरदार पटेल की शादी जवाहर भाई से हो गई थी। 1897 को 22 वर्ष की आयु में उन्होंने नाहड़ियाड़ से मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद सरदार ने वकालत की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत शुरू कर दी। 1902 में वो बोहरदस में वकालत करने लगे, जहां फौजदारी मामलों में अपूर्व सफलता के बाद उनकी अच्छी खासी शोहरत हो गई थी। सरदार पटेल बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते थे। लगातार अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने काफी सारा धन जोड़ा। सन 1910 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने मिडिल टेम्पल कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ पटेल ने कॉलेज टॉप किया और सन 1913 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत वापस लौट आए और जल्द वो देश के मशहूर क्रिमिनल लॉयरों में गिने जाने लगे। सरदार ने सर्वप्रथम अपने क्षेत्र में शराब, छुआछूत और स्त्रियों पर उठाए जाने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। सन 1917 जब अहमदाबाद में उन्होंने सफाई कमिश्नर का चुनाव जीता तो स्थानीय निवासियों की समस्याओं को लेकर पटेल की अंग्रेजों से अक्सर बहस होती थी, लेकिन अभी वो सक्रिय राजनीति से दूर थे। अक्टूबर सन 1917 को पटेल की गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी से मिलने के बाद पटेल पूरी तरह से गांधी के रंग में रंग गए थे और गांधी के आह्वान पर पटेल स्वतंत्रता के समर में कूद पड़े और पूरी तरह गांधी जी के स्वराज प्रसार में जुट गए। इसी वर्ष उन्हें गुजरात की कांग्रेस इकाई से सचिव चुना गया। अगले ही वर्ष उन्होंने खेड़ा किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इस आंदोलन के बाद पटेल गुजरात में एक महानायक के रूप में उभर के आए। स्वतंत्रता आंदोलन में पटेल का यह पहला बड़ा योगदान था और खुद के लिए पहली बड़ी उपलब्धि भी थी। 1922 में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग करके बोहदस में हत्याकर को समाप्त करवाया। पटेल वक्त के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और पूरे देश में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभर कर आ रहे थे, लेकिन अभी वो आंदोलन आना बाकी था जिसने पटेल का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। यह वो आंदोलन था जिसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार बना दिया। सर्वप्रथम बाहरदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार कहकर पुकारा था, जो आगे जाकर उनकी अमिट पहचान बन गई। आपको 1930 गांधी जी का दांडी मार्च तो याद ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दांडी मार्च के लिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था पटेल भी उनमें से एक थे। सन 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद जिन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और उसी वर्ष वे कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए अध्यक्ष भी चुने गए। सन 1930 से 40 तक वे कांग्रेस के आंदोलन में भाग लेते रहे और गांधी जी के स्वराज के सपने को बुनते रहे। और फिर वक्त आया देश के आखिरी स्वतंत्रता संग्राम का, जिसमें पटेल ने अपनी जान लगा दी। वक्त था सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का। सरदार पटेल ने इस आंदोलन के लिए देश भर में घूम घूम के अपने ओजस्वी भाषणों से देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस महान स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। इसी कारण पटेल एक बार फिर अंग्रेजों को खटकने लगे और उनकी गिरफ्तारी हो गई। 1945 में 3 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध से ब्रिटेन पूरी तरह से टूट चुका था और भारत को आजाद करने के लिए मजबूर हो चुका था और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। लेकिन सरदार पटेल के जीवन का आखिरी संघर्ष बाकी था। वह कार्य भी बाकी था जिसके लिए उनको नीति ने चुना था। क्या था वह कार्य? वह कार्य था भारत के एकीकरण का। देश को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन उसे बंटवारे का दर्द भी सहना पड़ा था। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या इस नवजात देश के सामने थी। वो समस्या थी 565
देसी रियासतों की जिन्हें अंग्रेजों के जाने से पहले भारत या पाकिस्तान के साथ जुड़ना था या स्वतंत्र रहना था। इस समय पटेल देश के गृह मंत्री थे, इसलिए उनका कर्तव्य था कि देश में शांति बनी रहे, दंगे ना होने पाए। वहीं दूसरी ओर उनकी जिम्मेदारी थी कि विभिन्न रियासतों को भारत में शामिल किया जाए। इस कठिन परिस्थिति में लौह पुरुष ने अपने लौह व्यक्तित्व का परिचय देते हुए राजाओं और नवाबों से देशभक्ति दिखाने का आग्रह किया और ये सख्त हिदायत दी कि देसी राजा एक जिम्मेदार शासक की तरह बर्ताव करे और अपने प्रजा हित में सोचते हुए भारतीय गणतंत्र में शामिल हो जाए। जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति आजाद भारत सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए बताया कि किसी भी रियासत को 3 विषयों विदेश, संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। बहुत सारी रियासतों ने सरदार पटेल की बात मानी और 15 अगस्त आने से पहले ही भारत में शामिल हो गई, लेकिन कुछ राजाओं ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन फिर वो भी मान गए। लेकिन सारी कोशिशों और रास्तों के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बने। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, लेकिन सरदार ने सख्त हिदायत दी और इसी बीच जनता ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नवाब पाकिस्तान भाग गया और पटेल ने जूनागढ़ को भारत में मिला दिया। वही दूसरी तरफ निजाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। पटेल ने निजाम से उसका फैसला बदलने को कहा, लेकिन नहीं मानने पर 13 सितंबर 1948 को भारत ने अपनी सेना भेजी। 18 सितंबर को हैदराबाद ने आत्मसमर्पण कर दिया। 26 अक्टूबर 1947 को डर के मारे कश्मीर ने भी भारत में शामिल हो गया। 30 अप्रैल 1949 को पटेल ने भोपाल के नवाब को विल्ली पत्र पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया और 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बना। और इसी प्रकार सरदार पटेल ने विभिन्न रजवाड़ों को मिलाकर एक विशाल देश का निर्माण किया। अगर उनके शब्दों में कहूँ तो आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश है, एक अखंड राष्ट्र। कोई सोच सकता है ये कितना मुश्किल रहा होगा। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या से सरदार बहुत द्रवित हो गए। उन्हें बहुत गहन आघात लगा था। इसके 2 वर्ष पश्चात सन 1950 में उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे वो फिर कभी उबर ना सके और 15 नवंबर 1950 को वे इस दुनिया को अलविदा कह चले।